Assalamu alaikum, dear students. For class 10th, we are actually discussing a topic non-conventional source of energy. As I have already mentioned in the last video lecture that these are the source of energy which have been developed recently, which are actually new, which are still developing, we can say. They have advantage. These non-conventional source of energy, they have advantage over the conventional source of energy in the respect that they are actually they are non-pollutants. अगर हम ये इसमें जो सोर्सेज मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, दे आर एक्चुअली न्यू, दे आर नॉन पोल्यूटेंट्स, ये नॉन पोल्यूटेंट्स है, ठीक है ना। दूसरा मैंने इसमें कहा था कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो वो एग्जॉस्टेबल है, मीन्स कि वो खत्म होंगे। एंड दीज सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर इनएग्जॉस्टेबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे मैंने अभी कोट की कुछ एग्जांपल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो है ये इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होंगे। ये नॉन पोल्यूटेंट्स भी है, इनसे पोल्यूशन भी नहीं होती है, हमारे एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, और ये इनएग्जॉस्टेबल है, या हम कह सकते हैं ये रिन्यूएबल है। ये अपने आप को रिन्यू करते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, में अपने आप को रिन्यू भी करते हैं। तो इनका ये एडवांटेज है, दे हैव द एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोल हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस, इनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। गुड। तो ये जो है इनका बेनिफिट जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, ये एक तो रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है और नॉन पोल्यूटेंट्स है। इसमें से हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे बनाते हैं हम, सिंपली बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम का जो एटम होता है, इसको ऑल्ट्रेशन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। गुड। इसके बाद हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में मैंने आपको मेंशन किया था कि सोलर एनर्जी जो है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जिसमें फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनर्जी जो है डेवलप की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, दैट्स कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। और हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री हैज़ एन एडवांटेज। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इसका एडवांटेज ये है कि इंसुलेशन जो है फॉर मैक्सिमम टाइम के लिए यहाँ पे इंसुलेशन रहती है, कंटिन्यूस इंसुलेशन रहती है थ्रू द ईयर। तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का जो है ये एडवांटेज होता है। तीसरा हमने इसमें डिस्कस किया था विंड पावर, ठीक है ना। तो विंड फार्म्स होते हैं हमारे पास, विंड फार्म्स जो मैंने आप तो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। जो विंड फार्म्स होती है, जहाँ पे भी तेज़ विंड होती है, इन द कोस्टल एरियाज, इन द माउंटेन पासेस, जहाँ पे भी कोस्टल एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो विंड फार्म्स हम लगाते हैं विद द स्पीड ऑफ द विंड, ये जो टर्बाइन जो है ये रोटेट होता है, तो जो जहाँ पे जनरेट एनर्जी होती है, दैट्स कॉल्ड एज विंड एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि तमिलनाडु में फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स है इंडिया के, ठीक है ना। जैसलमेर एक इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी डेजर्ट्स होंगे, डेजर्ट्स पे विंड फास्ट ब्लो करती है, या जहाँ पे भी माउंटेन पास होंगे कोस्टल रीजन्स में, विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। गुड। तो आज हम कुछ इसमें एनर्जी रिसोर्स जो डिस्कस करेंगे, वो पहला जो डिस्कस करेंगे हम, इट्स बायोगैस। देखो ये बायोगैस क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास नेचुरल गैस जो नेचर में बनता है, दूसरा होता है बायोगैस जो हम बना सकते हैं। इसके लिए मैन जो है इनपुट्स प्रोवाइड करता है। तो कैसे करता है, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। देखो इसमें जो यूज़ होती हैं चीज़ें, जो थिंग्स इसमें यूज़ होते हैं, दे आर यूजुअली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, और ऑर्गेनिक मैटर इसमें यूज़ होता है, ऑर्गेनिक मैटर। इसमें इनऑर्गेनिक मैटर का यूज़ नहीं होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, चाहे वो वुड के पीसेस होंगे, चाहे वो जो हमारे पास चाहे वो श्रब्स होंगे, ठीक है ना, चाहे जो फार्म वेस्ट होता है, जो हम फार्मिंग करते हैं इससे जो वेस्ट निकलता है, एनिमल या ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, ठीक है ना,
इनको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस ए गैस दैट इज कॉल्ड एज बायोगैस, जिसको कहते हैं बायोगैस, जिसको हम स्पेशली रूरल एरियाज में गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, गोबर गैस। क्योंकि जो कावडंग जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, इसलिए इसको रूरल एरियाज में गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो जो गैस बनाया जाता है दैट्स कॉल्ड एज गोबर गैस, ठीक है ना। जो बड़ा एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक बहुत बड़ा पिट बनाया जाता है, ठीक है ना, जो यूजुअली हर तरह से बंद होता है, इसकी इनपुट्स के लिए होता है इनपुट, जहाँ से हम ये गोबर डालते हैं या फार्म वेस्ट डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, और एक आउटपुट होता है इसका जहाँ से फिर गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर हम इस पर डंप करते हैं, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, फार्म वेस्ट हो, जितनी या वेजिटेबल्स का वेस्ट हो, हमारे घरों में जितना भी ऑर्गन वेस्ट निकला इसको इसमें डंप किया जाता है। एंड बैक्टीरिया दे प्ले, वो इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले दिस फॉर कन्वर्टिंग दिस ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ गैस विच इज कॉल्ड एज गोबर गैस, या जिसे कहते हैं बायोगैस, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस जो होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ये जो यहाँ पे गैस हम डेवलप कर पाते हैं दैट्स कॉल्ड एज बायोगैस, ठीक है ना। तो ये जो बायोगैस है इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू चारकोल और एज कम्पेयर टू वुड, ठीक है। तो बायोगैस इसको सेटअप कैसे किया जाता है, इसको म्यूनिसिपलिटीज़ भी सेटअप करती है, म्यूनिसिपलिटीज़ सेटअप करती है इसको, या इसको सिंपली कोऑपरेटिव्स जो है वो सेटअप करते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे हम घरों में भी इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे प्राइवेटली हम इसको एक पिट बना के गोबर गैस जो है वो या बायोगैस है वो जनरेट करते हैं, ठीक है ना। इनका एक फ़ायदा ही है, इनके बेनिफिट्स है। जब हम ये, एक तो इससे गैस बनती है तो एज फ्यूल, एफिशिएंट फ्यूल ये काम करता है, ठीक। दूसरा जो यहाँ पे ये फार्म वेस्ट होते हैं ये काम करते हैं एज मैन्यूर्स, इनको हम एज मैन्यूर्स भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके गोबर गैस के, ये नॉन प्लूटेंट है, जितना भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो इस पर कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती है, पोल्यूशन की, लैंड की जो पोल्यूशन होती है इसकी भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। दूसरा ये जो यहाँ से निकलता है वेस्ट निकलता है, फिर गैस बन के जो वेस्ट निकलता है इसको हम एज मैन्यूर्स भी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से भी ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रूरल एरियाज़ में इसका ये बेनिफिट कि रूरल एरियाज़ में जो यूज़ होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ दिस एनर्जी, जो ट्रीज़ को काटा जाता है, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि रूरल एरियाज़ में वो डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होती है, या ट्रीज़ पे जो ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है। हाँ, इसके बाद जो है टाइडल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड। तो बेटा वो देखो ये टाइडल एनर्जी हो, ये क्या होती है, ओशनिक टाइड्स, जो टाइड्स होती है, टाइड्स जो आपका कंसेप्ट होगा 9th में भी शायद हमने पढ़ा होगा या 8th में हमने पढ़ा होगा, ये डेफिनेटली जो टाइड्स होती है ये क्या होती है, टाइड्स होती है जो रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, जो रेगुलर राइज होता है और फॉल होता है सी वाटर का अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून एंड सन, खास करके मून। जो ये वाटर जो है ओशंस में राइज होता है और फिर फॉल होता है, ठीक है ना, खुद ही राइज होता है। डैम्स में हम क्या करते हैं, जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, डैम्स में वाटर को फॉल किया जाता है, ठीक है ना, कहीं हाइट पे ले जाके उसको फॉल किया जाता है, तो एनर्जी वहाँ से हम जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है टाइडल एनर्जी के, जो टाइड्स होती है ये नेचुरल फोर्स की वजह से राइज होती है और फिर फॉल होती है। इनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी होता है, स्पेसिफिक टाइम, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे जनरेट होती है ये टाइड्स, ठीक है ना। जो ये नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर है इनको बोलते हैं टाइड्स। ओशंस में सी में ये उठती हैं, इनको बोलते हैं टाइड्स। दीज ओशनिक टाइड्स दे कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ओशंस टाइड्स का यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्चुअल में फ्लड गेट जो डैम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं अक्रॉस और बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स मीन्स कि जहाँ पे जो वाटर जो अंदर आ जाता है,
ठीक है ना। डैम्स बनाए जाते हैं, इनका एक इनलेट रखा जाता है, तो जहाँ से वाटर जो है अंदर आता है ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होती है तो इस टाइम जो है वाटर अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक फोर्स जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे टर्बाइन्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो टर्बाइन्स रोटेट होते हैं इस फोर्स की वजह से, ठीक। तो बड़ा यहाँ पे फ्लोटिंग जनरेटर्स होते हैं, फ्लोटिंग जनरेटर्स, तो जिनकी जो वाटर में ही रहते हैं, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कम अभी इसका इंडिया में यूज़ होता है, अभी इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता है इंडिया में, ठीक है ना। तो अगर हम स्कोप देखेंगे, स्कोप की बात करेंगे इंडिया में, स्कोप की बात करेंगे हम, तो कहाँ कहाँ पे ये, अच्छा एक सेकेंड, ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर इनफ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक डैम्स बनाए जाते हैं, हाई टाइड की वजह से जो वाटर जो है इनफ्लो होता है और यहाँ पे ट्रैप होता है वाटर इसमें, ठीक है ना। तो फोर्स की वजह से यहाँ पे टर्बाइन्स होते हैं, फ्लोटिंग जनरेटर्स भी होते हैं, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, मैकेनिज्म इसका जो है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, डिस्क्राइब किया होगा फिजिक्स में इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में ये कैसे जनरेट होती है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है एक्चुअल में, हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है ये। जियोग्राफी में हम इसका मैकेनिज्म जो है नहीं पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, इस साल फिजिक्स में आपके सिलेबस में भी आई है। तो अगर हम स्कोप देखेंगे इंडिया में, जैसे कि अभी मैं कह रहा था, इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबाट, इंडिया में गल्फ ऑफ खंबाट, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये दोनों जो गल्फ्स है, गल्फ ऑफ खंबाट एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात की साइड में है, वेस्टर्न कोस्ट पे है। ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, तो वेस्टर्न कोस्ट पे एंड एक तो ये वेस्टर्न कोस्ट की बात है, एंड गंगेटिक डेल्टा ये जो ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है ना, ईस्ट कोस्ट पे है ये। In Sundarban region of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy। ये तीन प्लेस स्पेशली जो हम यहाँ पे हमने मेंशंस की, द गल्फ ऑफ खंबाट, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन। जो सुंदरबन रीजन है वेस्ट बंगाल साइड में, जो सुंदरबन रीजन है, तो जो वेस्ट बंगाल में है, प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। यहाँ पे हम बिल्कुल जो है टाइडल एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं। इंडिया का ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन जो है वो बहुत लंबी है, कोस्ट पे ही हम ये जो हाई टाइडल एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। इंडिया की कोस्ट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ नियरली 7,000 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है दोनों कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे भी और ईस्टर्न कोस्ट भी, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये टाइडल एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। तो और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म होंगे, तो फ्यूचर की जो एनर्जी है वो यही है, या तो टाइडल एनर्जी है, या बायोगैस है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा आज टाइडल एनर्जी। इंशाल्लाह जो लास्ट इसका टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें जियोथर्मल एनर्जी हम पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर जो होगा, ये यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गुड, थैंक यू वेरी मच।